वन राइट एंगल यानी एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है और एक ग्रेड बराबर बाबू 100 मिनट होता है और एक मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। हो गया? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? एक मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रेड की कहानी। और रेडियन में जो होता है, रेडियन जो होती है ये वृत्तीय पद्धति होती है बाबू। इस वृत्तीय पद्धति में होता क्या है कि इसमें ये देखा जाता है कि मान लीजिए कोई वृत्त है। अब वृत्त में जितनी लंबाई की त्रिज्या होती है, जितनी लंबाई की त्रिज्या होती है उतना ही लंबाई का चाप भी होना चाहिए। उतना ही लंबाई का क्या होना चाहिए? चाप भी होना चाहिए। और चाप को एल से सूचित किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये जो चाप होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? त्रिज्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वो कोण थीटा होता है। और इसी थीटा का वैल्यू जो होता है 1 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है उसको हम 1 रेडियन की संज्ञा देते हैं। कैसे? तो आपका थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, न समझे? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। एनी प्रॉब्लम? और थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। और चूंकि एल के बराबर आप क्या लिए हो बच्चों? आर लिए हो। एनी प्रॉब्लम? एल के बराबर जब आर लोगे आप तो एल के जगह पर आप कितना रख दोगे बच्चों? आर। तो थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर का वैल्यू कितना होता है बताइए? आर से आर कैंसिल होगा कितना बार में? 1 बार में। इसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। यानी रेडियन जो होता है हमारा वृत्तीय पद्धति होता है। और इस पद्धति में रेडियन में हम क्या देखते हैं कि त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हमारा किसके बराबर होता है बच्चों? 1 रेडियन के बराबर होता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अच्छा से आ गया? क्लियर? अब देखिए बाबू, और डिग्री ग्रेड रेडियन में जो संबंध होता है वो ऐसे होता है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इन तीनों में रिलेशन जो होता है वो हमारा जो होता है बच्चों वो ऐसे होता है, डी बाई 90 इज इक्वल टू 2c बाई पाई और क्या होता है बाबू? जी बाई 100 होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं बढ़िया से। अब जैसे हम क्वेश्चन ऐसे कह दिए कि डिग्री में है, डिग्री में आपको कितना कितना दे दिया है बच्चों? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, नहीं समझे? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इन सभी को किस में बदल दीजिए? तो रेडियन में बदल दिए, रेडियन यानी सी में। तो आप लोग बदल सकते हैं इसको, हैं? बदल सकता है लड्डू? कैसे?
तो ये दोनों ले लेंगे, डी बटा 90 इक्वल टू 2c बटा पाई। डी के जगह पर 60 रख दो, पाई चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, सी का मान आ जाएगा। तो इस तरीका से इसको सी में भी निकाल सकते हो। इधर देखिए, इसको ग्रेड में भी निकाल सकते हो। तो 2 गो से 3 गो को निकालो, बाद में कर लेना अपने घर पे। ये हो गया आप लोग का ज्योमेट्री का पोर्शन, इसको उतारेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, जब भी बात आती है बच्चों, ध्यान देंगे, जैसे अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो फ्रंट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। यानी ये कोण बराबर ये कोण हो जाता है, यानी ये x है और ये y है, और ये कोण अल्फा और ये कोण बीटा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, बीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके मतलब दोनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, कौन, जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सो अब देखिए बच्चों, इसमें एक और रिलेशन होता है बच्चों, अगर इसमें दो लगातार को अगर जोड़िएगा, जो दो लगातार वाले होते हैं, दो कंजिक्यूटिव, इन दो लगातार वाले को जोड़िएगा, यानी अल्फा प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और वाई प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री, और बीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, ये होते हैं बच्चों। अब क्लियर हो गया है। देखिए, तो इन दोनों के मतलब जो दो लगातार वाले होते हैं उनको जोड़ने पर कितना डिग्री आता है 180 डिग्री आता है, ठीक है। तीसरी बात कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को, यानी किसी रेखाखंड को, अगर कोई दूसरी रेखाखंड किसी पॉइंट पे आके मिलती है, किसी पॉइंट पे आके मिलती है, तो इसके आमने सामने के एंगल जो होते, सॉरी, इसके इधर उधर के एंगल जो होते हैं, यानी ये x और y, उनका जोड़ कितना डिग्री हो जाता है बच्चों 180 डिग्री होता है। ये आप लोग पढ़े हो, ठीक है। अगर कोई दो लाइन सेगमेंट आकर मिलती है, जैसे किसी पॉइंट पे ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आकर मिलती है, तो इसमें ये हो जाता है बच्चों x, ये हो जाता है बच्चों y, और ये हो जाता है बच्चों z, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। अब देखिए बाबू, ध्यान देने की बात आती है कि अब इसमें कुछ शेप एंड साइज शुरू हो जाते हैं, आकार और प्रकार। तो उन आकारों और प्रकारों के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले आते हैं बच्चों ट्रेंगल, यानी त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज बाबू दो प्रकार से क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। सबसे पहले भुजा के आधार पर, और दूसरा होते हैं बच्चों एंगल के आधार पर, यानी कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर कौन होते हैं, तो भुजा के आधार पर वो होते हैं जैसे आपके होते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। पहला हो जाता है इक्विलेटरल, ठीक है। दूसरा हो जाता है बाबू क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल शायद इसका इंग्लिश नहीं होता है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज ले लो, समद्विबाहु, ठीक है। अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है इसका इंग्लिश, जिसमें दो साइड बराबर आते हैं। और तीसरे नंबर में जो होते हैं बच्चों वो होते हैं स्केलेन,
यानी विषम बाहु, ठीक है। उसके बाद होता है एंगल के आधार पर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ठीक है। और दूसरा होता है राइट एंगल, ठीक है, यानी समकोण, ठीक है। तीसरा नंबर में होता है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। कौन से कोण होते हैं? अधिक कोण। अब इसमें हम तीनों त्रिभुज के बारे में ढंग से समझेंगे बाबू। सबसे पहला होता है इक्विलेटरल, यानी समबाहु। समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है बाबू कि इसके तीनों साइड जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये और ये बराबर होते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? सी। तो इसमें क्या होते हैं बच्चों? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो जाता है, ठीक है बाबू। और उसके बाद इसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर क्या हो जाता है? कोण सी हो जाता है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर क्या हो जाता है? कोण सी या कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। और उसके बाद बाबू इसमें देखिए समद्विबाहु। 90 न होगा तीनों कोनों का जोड़? समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर। आपस में बराबर होते हैं और तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, आगे बोल बढ़ो। रहा है उधर से 90 ना होगा। अरे तीनों हम कोण जोड़ बराबर के होते चक्कर हैं। में रहते हैं। हाँ छूट गई बा, बहुत दिन हाँ पढ़ा हाँ है। बराबर। पढ़ाई पढ़ाई छूट गया है, हैं? चलिए ध्यान देंगे। ये तो हो गया बच्चों समबाहु। अब आते हैं बच्चों समद्विबाहु में। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप लोग देख लो बच्चों तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर बात किया जाए तो इसमें दो भुजाएं ही केवल इसकी क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। और दो भुजाएं बराबर होती है तो इसमें दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसमें दो ही भुजाएं बराबर होते हैं तो मान लीजिए ए बी और ए सी को बराबर कर दीजिएगा तो बी सी जो होगा बराबर नहीं होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों ए बी इज इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? जी। दूसरी बात नो। बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि बराबर भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन ये जो कोण होता है हमारा आपस में बराबर नहीं होता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कोण बी इज इक्वल टू कोण सी नॉट इक्वल टू कोण ए, ठीक है। यानी समबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती है, इक्वल साइड होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया समद्विबाहु के लिए। और स्केलन के लिए यानी विषम बाहु, इसमें जो होते हैं कोई साइड आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया? सी हो गया। और इसमें हम ऐसे करेंगे ये और ये और ये तीनों अलग अलग होते हैं। यानी ए बी नॉट इक्वल टू, बोलिए, बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। और एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। एंगल से।
यानी इसमें कोई एंगल आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरी बात हम लोग देखेंगे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, ये तो तीनों हो गए हमारे। ये पहला हो गया इक्विलेटरल, ये दूसरा हो गया समद्विबाहु, और ये हो गया स्केलन। स्केलेन मतलब विषम बाहु। अब हम आते हैं बच्चों एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम लेके चलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें सारे कोण जो होते हैं 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सारे कोण जो होते हैं 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं न्यून कोण त्रिभुज में। यानी ए भी कोण ए जो होगा ये भी 90 डिग्री से छोटा, कोण बी जो होगा ये भी 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा, कोण सी जो होगा ये भी 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। छोटा। ये तो हो गया एक्यूट एंगल ट्रेंगल। अब हम लेके चलेंगे बच्चों बी नंबर में, वो होता है बच्चों राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है बच्चों, तो इसमें ध्यान देके चलेंगे। ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। कोण ए जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, कोण सी भी जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। छोटा। लेकिन कोण बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, उतार लीजिए इसको। अब देखिए बाबू, अब हम लेकर चलेंगे इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, इसको हम कहते हैं बच्चों बहिष्कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज, सॉरी, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं इसको। देखिए अधिकोण त्रिभुज में होता क्या है कॉन्सेप्ट, तो सबसे अहम कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ए बी, और इसको हम कहेंगे सी। यहाँ पे एंगल ए जो है वो लेस देन कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देख रहे हैं, एंगल ए जो है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। और एंगल बी जो है ये भी कितना डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री छोटा है। और एंगल सी जो है वो क्या है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये अधिकोण त्रिभुज हो गया। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा थोड़ा सा हम लोग समकोण त्रिभुज पे करेंगे। ठीक है बाबू, समकोण त्रिभुज पे कैसे करेंगे, तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो हर जगह यूज होने वाला त्रिभुज है। ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है, त्रिकोणमिति में भी समकोण त्रिभुज का यूज होता है बहुत ज्यादा, आप लोग देखे होंगे। तो इसको पढ़ना जरूरी है थोड़ा ढंग से। राइट एंगल ट्रिंगल, ठीक है बाबू, यानी समकोण त्रिभुज। क्या लिख सकते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो होती है बच्चों, समकोण त्रिभुज में जो होते हैं
उसमें हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ए, और यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है सी। आइए बाबू 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है, यानी कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, कोण बी जो है हमारा समकोण है, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे लिख सकेंगे बच्चों, ए बी को हम लिखते हैं बच्चों लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, लंबाई। और लंबाई को हम और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्मॉल साइड, स्मॉल साइड यानी ये हमारी छोटी भुजा होती है, ठीक है, स्मॉल साइड छोटी भुजा। और ए बी हो गया। उसके बाद हम लेंगे बच्चों बीसी के बारे में। किसके बारे में लेंगे? बीसी के। तो बीसी जो होता है हमारा बच्चों लेंथ हो गया, ये होता है हमारा ब्रेथ यानी चौड़ाई, ठीक है। और ये भी हमारा क्या होता है बच्चों? स्मॉल साइड होता है यानी छोटी भुजा होती है। लेकिन बीसी जो होता है, बीसी को हम कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो होती है हमारी सबसे बड़ी साइड होती है यानी लार्ज साइड, यानी हमारी क्या होती है बच्चों? बड़ी भुजा होती है। और किसी भी एल सी लार्ज साइड, एल एस लार्ज साइड, और हाँ ये एसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ये इसके बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम यानी पाइथागोरियन प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरियन प्रमेय जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस का द होल स्क्वायर बराबर लेंथ का द होल स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का द होल स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। दूसरी बात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AC का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का द होल स्क्वायर प्लस BC का द होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बच्चों। और इसका वैल्यू हम निकालने के लिए, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो जैसे अगर हम लोगों को दे देता है बच्चों ऐसे कि लेंथ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो हाइट का वैल्यू कितना होता है? तो कोई भी बता सकता है 5 सेंटीमीटर होगा। किस फॉर्मूला पे? तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेंथ का वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 4 16, 25 है, सुना 25, और 25 इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर चलेगा रूट 16, 9 इधर से स्क्वायर इधर चल गया रूट अंडर 25, और 25 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। नहीं प्रॉब्लम, कितना आ गया? 5। तो इस आधार पे हम लोग का बाबू क्या हो जाता है, इसके वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और यहीं से देखिए, अगर ये लेंथ है हमारा बाबू, और इसको हम ब्रेथ कर दे, और इसको अगर हम हाइट कर दे, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम, नहीं ना। तो इसमें अगर आप 3 4 लोगे, लेंथ अगर 3 लोगे, ब्रेथ अगर 4 लोगे, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए 6 लोगे लेंथ, अब ब्रेथ लोगे 8, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर इसमें लेंथ 9 रखोगे, लेंथ 9 रखोगे बाबू, 9 रखोगे, 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 9 र
अगर इसमें लेंथ आप 9 रखोगे और ब्रेथ आप 12 रखोगे तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इसमें लेंथ अगर 12 रखोगे, इसको अगर 16 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब सोच रहे हो कैसे हम निकाल दे रहे हैं, है ना? सोचा है? अरे बुर्बक, हम कुछ नहीं किए हैं, इस डाटा को हम बेस मान लिए हैं, सभी में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ गया है ना? समझ में आया? सभी में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ गया है, सभी में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ गया है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया कि नहीं आया? मतलब अगर आप 3, 4, 5 को बेस मान लो, बेस डाटा मान लो किसका? हाइपोटेनियस का। सभी में 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये निकल जाएगा, सभी में 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये निकल जाएगा, सभी में 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये निकल जाएगा। तो इन सभी चीजों को अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार ऐसी करते हो, तो आप लोगों को दिमाग में याद हो जाएगा कि हाँ ये क्या हो सकता है, जैसे डायरेक्ट दिमाग में आ जाता है। जैसे अगर हम देखें और एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इसी के वैल्यू पुटिंग करके दे देते हैं, ठीक है बाबू? एनी प्रॉब्लम है ना? जैसे क्वेश्चन ऐसे कहता है कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ जो है ब्रेथ से 1 अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है, एंड हाइपोटेनियस इज 5 और कर्ण का वैल्यू 5 है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो डायरेक्ट मार दोगे 3 और 4, कितना है? 1 अधिक। नहीं समझ में आया? उसी तरह से देख रहे हो ना, क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनाते। किसी एक डाटा को पकड़ोगे, आंसर डायरेक्ट लिख दोगे। ये कंपटीशन में समय बचाने का तरीका होता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन कर दिए कि यदि लेंथ का वैल्यू 15 हो गया, ब्रेथ का वैल्यू 20 हो गया, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा? कैलकुलेशन करोगे? नहीं, पंक्ति 15, पंचों का 20, पचाहा, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना हो गया? 25 हो गया। समझ में आया? इस तरीका से हमें हाइपोटेनियस ये सब डाटा हम लोग तैयार करते हैं, और ये डाटा इतना यूजफुल होते हैं कि जो आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व कराते हैं, ठीक है? नहीं प्रॉब्लम? अगर क्वेश्चन ऐसे कर दिया कि यदि किसी हाइपोटेनियस का ब्रेथ जो है, हाइपोटेनियस का ब्रेथ यानी हाइपोटेनियस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का ब्रेथ मतलब समकोण त्रिभुज की चौड़ाई, वो लंबाई जो है यानी लेंथ से 2 अधिक है, लेंथ से 2 अधिक है, तो लेंथ को क्या मानोगे? x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? x + 2। कहेगा अगर हाइपोटेनियस 10 हो यानी 10 हो तो दोनों का वैल्यू निकालिए। तो हम जानते हैं हाइपोटेनियस 10 पे कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 6 और 8 हो जाएगा। तो इन सभी डाटाओं को हम लोग डायरेक्ट यूज कर देते हैं, तो हमारे कंपटीशन में कैलकुलेशन करने की थी अवधि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आया? और एक तरीका हम बताते हैं, हाइपोटेनियस और लेंथ ब्रेथ निकालने के तरीके क्या होते हैं, तो हम समझा दे रहे हैं। एक और तरीका होता है, कोई भी आप इवन नंबर मान लो, सम संख्या, ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। सम संख्याएं मान लो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। नहीं समझ में आया? 2 है, 4 है और 6 है और 8 है, ठीक है? इससे निकालने का तरीका हमको ध्यान पे अभी नहीं आ रहा है, बता रहे हैं।
जैसे देखिए, हाँ ऐसे होता है, 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 2 का होल स्क्वायर करके 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का होल स्क्वायर करके 1 ज्यादा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। 3 4 5 आ गया, नहीं समझ में आया? 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो 4 4 का 16, नहीं समझे? और 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमको। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, देखिए 2 4 को नहीं लिया जाता है, 6 और 8 को लिया जाता है, ठीक है ना? देखिए 6 और 8 पे हम क्या करते हैं, अगर 6 को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 10 लिखते हैं, फिर 12 लिखते हैं, देखिए इन पे डाटा कैसे बनते हैं। 6 में कितना से भागा दीजिए 2 से, 6 में कितना से भागा दीजिए 2 से, तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, 9 आएगा ना, तो 9 में से 1 गया 8, और 9 और 1 कितना हो गया 10, ये डाटा सही है। अब जैसे इसमें 8 है तो 2 से इसमें 8 में भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 4, 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 गया 15, और 16 कितना हो गया 17, देखिए आ जाएगा गारंटी। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का होल स्क्वायर 225, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 289, यानी 17 का होल स्क्वायर नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक उसी प्रकार से अगर 10 में 2 से भागा दीजिएगा, पहले 2 से भागा देना है, फिर स्क्वायर करना है, और फिर 1 जोड़ देना है 1 घटा देना है, ठीक है ना? तो 10 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 5 बार में, 5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 25 में से 1 गया तो 24, और 25 से कितना हो जाएगा 26, यानी 25 में 1 घटा देना है, 25 में 1 जोड़ देना है। अब देखिए बाबू यहाँ पे 12 है, 12 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 6 बार में, 6 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो 36, 36 में 1 घटा दीजिएगा तो 35, और 36 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 37, न समझ में आया? गारंटी है इसका होल स्क्वायर करके जोड़िए, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सब डाटा डायरेक्ट यूज होते हैं इन सभी में, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है, आप लोग उतार लीजिए इसको। लंबू स्क्रीन शॉट कर ला तुरंत, काहे कि बैठे वाला बा हमार।